वेरी वेरी वेलकम टू ऑल साथियों। एग्जाम फाइटर नंबर 1 पे आप सभी का हार्दिक स्वागत है। जेपीएससी पीटी जीएस पेपर 1 के क्लासेस में स्वागत है, जो कि आपको एवरी मॉर्निंग 7 AM को क्लासेस मिल जाती है। और अभी हम लोग इंडियन हिस्ट्री को पढ़ रहे हैं और इंडियन हिस्ट्री में हमारा चल रहा है मुगल काल। मुगल काल को हमने इसलिए लिया है क्यों मुगल काल हो गया और सल्तनत, दो दिल्ली सल्तनत और मुगल, ऐसा है मिडावल इंडियन हिस्ट्री का। अगर आप सिर्फ दो को ही करके चलेंगे तो आपसे 5 से 6 प्रश्न आपको वहाँ पे मिल जाएँगे, है ना? 5 से 6 प्रश्न, 50% प्रश्न जो है आपका ये 2 चैप्टर से आ जाते हैं और आपके पास समय कम है, तो स्मार्ट स्ट्रैटेजी से भी हमको तैयारी करनी है। तो ऐसे ही चैप्टर को सेलेक्ट करना जहाँ से प्रश्न आते ही आते हैं। तो इस स्टाइल से हम लोग इसको कवर भी कर रहे हैं कि जितने प्रश्न बन सकते हैं पूरे कर सकते हैं पूरे चैप्टर्स में, मुगल में, तो उतने प्रश्नों को हमने आउट किया है और उतने प्रश्न आप सभी को करा दे रहा हूँ, ताकि प्रश्न जो भी आए आप उसे कर सकें। लेक्चर्स के बाद फिर प्रश्न करने से आपके पास उतना समय नहीं है। 17 मार्च का एग्जाम है, समय बहुत कम है। इसके बाद आपको पॉलिटिकल पढ़ना है, इकोनॉमिक्स पढ़ना है, ज्योग्राफी पढ़ना है, करंट अफेयर्स पढ़ना है ना? तो बहुत बड़ा सिलेबस है। फिर झारखंड सेकंड पेपर तो अलग है ही, वो वृहत है। तो इसीलिए हम लोग स्मार्ट तरीके से पढ़ेंगे, कम समय में ज़्यादा आउटकम कैसे मिले, इस स्ट्रेटजी के साथ। चलिए मुगल काल को हम लोग क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में कवर करते हैं। पहला प्रश्न आपके सामने है कि जहांगीर, जो मुगल बादशाह जहांगीर थे, उसे कहाँ दफनाया गया था? तो जहांगीर की मृत्यु के बाद उसे लाहौर में दफनाया गया था। कहाँ पर? लाहौर। आगे बढ़ते हैं। प्रसिद्ध जैन आचार्य जिसको अकबर ने बहुत सम्मानित किया था। अकबर जैसे कि धार्मिक सहिष्णु थे, वो अन्य धर्मों का भी आदर करते थे। इसका प्रमाण है अकबर ने अन्य धर्म यानी जैन धर्म के भी आचार्य जो थे आपका उसे सम्मानित किया था। किस आचार्य को? हरि विजय सूरी। जैन आचार्य हरि विजय सूरी को सम्मानित किया था और उसके दरबार में थे वो। लंदन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की गठन, है ना, कंपनी का जो गठन हुआ, उसमें भारत का बादशाह कौन था? तो लंदन में आपका ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन कब हुआ? 1600 ईस्वी में। 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन होता है लंदन में। तो आप देखें 1600 में किनका शासन था भारत में? तो अकबर का था, क्योंकि अकबर का काल है आपका 1556 से लेकर 1605। 1556 से लेकर 1605। तो ईस्ट इंडिया की कंपनी के गठन के समय यहाँ का शासक कौन हो गया? अकबर। चलिए आगे बढ़िए। शाहजहां के शासनकाल में कौन यूरोपीय यात्री भारत आया था? शाहजहां के काल में आपका पीटर मुंडी। जब शाहजहां का शासनकाल था तो भारत में पीटर मुंडी आए थे, विदेशी यात्री। अकबर ने दीन इलाही, जो नया धर्म था उनका, कब प्रारंभ किया था? तो 1582 में। दिल्ली का पुराना किला किसने बनवाया था? दिल्ली का पुराना किला किसने बनवाया था? शेरशाह सूरी ने। अहमदनगर पर अंतिम रूप से किस मुगल शासक ने आधिपत्य जमाया? जहांगीर ने। इसे कह सकते हैं अकबर के काल में अहमदनगर पर नियंत्रण स्थापित कर लिया गया था, पूरी तरह कंट्रोल में था, है ना? लेकिन उसे अकबर ने पूरी तरह विलय नहीं किया था, उसे पूरी तरह कह सकते हैं आधिपत्य जमाया वो आपका जहांगीर के काल में जमाया। अकबर थोड़े कहते हैं सहिष्णु टाइप से थे, थोड़ा अगर कोई माफ़ी मांग लेते तो उस शासक को थोड़ा रहने देते थे। लेकिन बाद में जैसे जहांगीर, बाद फिर शाहजहां और औरंगजेब ने तो पूरी तरह कह सकते हैं एकदम विलय ही करने का नीति अपनाया दक्षिण में। तो सबसे कह सकते हैं अहमदनगर पर आधिपत्य किसने जमाया? तो जहांगीर ने। अकबर ने स्टार्ट किया, जहांगीर ने आधिपत्य जमाया और शाहजहां ने इसका विलय कर लिया। शाहजहां ने क्या कर दिया? विलय ही कर लिया। तो अहमदनगर का अगर विलय मुगल में पूछा जाए किसने किया, तो विलय किसने किया? तो शाहजहां ने। विलय शाहजहां। और स्टार्टिंग किसने किया? अकबर ने। स्टार्टिंग किया अकबर ने और उस पर पूरी तरह कंट्रोल जमाया जहांगीर ने और विलय कर लिया शाहजहां ने। अहमदनगर का मुगल साम्राज्य विलय ही कर दिया शाहजहां ने। अहमदनगर में किसने शाहजहां के नाम से खुतबा पढ़वाया? है ना, अहमदनगर में जब शाहजहां ने कह सकते उसको मुगल में मिला लिया तो इसके नाम से खुतबा पढ़ाया गया। तो किसने पढ़ा? दाऊद खान ने। दाऊद खान ने अहमदनगर में शाहजहां के नाम से खुतबा चढ़वाया। औरंगजेब ने किस आधार पर मारवाड़ को मुगल साम्राज्य में मिलाने का प्रयास किया? राजपूतों के साथ जो मुगलों का संबंध खराब हुआ औरंगजेब के काल में, यही औरंगजेब की अति महत्वाकांक्षा। अब राजपूत मुगलों के दोस्त माने जाते थे, लेकिन जब मारवाड़ के शासक जसवंत सिंह की मृत्यु हो गई तो उसके पुत्र नहीं थे, तो उन्हें दत्तक पुत्र को अपना कह सकते गद्दी देने का प्रयास किया, लेकिन
इसका मौका पाकर औरंगजेब ने हड़पने का प्रयास किया मारवाड़ को। इसीलिए कह सकते हैं औरंगजेब ने पुत्र विहीन था जसवंत सिंह, इसीलिए मारवाड़ को मिलाने का प्रयास किया। तो औरंगजेब ने किस आधार पर मारवाड़ को मुगल समाज में मिलाने का प्रयास किया? तो मारवाड़ के राजा जसवंत सिंह पुत्र विहीन मर गए थे इसीलिए। और यही राजपूतों और मुगलों में संबंध जो खराब हुआ, इसका कारण यही था अकबर की औरंगजेब की अति महत्वाकांक्षी नीतियाँ। पानीपत के प्रथम युद्ध में अपनी विजय का श्रेय बाबर ने अपनी सेना के किस अंग को दिया? पानीपत का प्रथम युद्ध जो 21 अप्रैल 1526 को हुआ था, इसमें बाबर की विजय हुई थी और इब्राहिम लोदी की हार हुई थी। तो किस सेना ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? तो तीरंदाजी सेना ने। तीरंदाजी में उसके महत्वपूर्ण तीरंदाज कौन थे? मुस्तफ़ा, है ना? वही तीरंदाजी का जो ग्रुप था, उन्होंने बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उसके जीत का बड़ा श्रेय उन्होंने दिया तीरंदाजी टीम को। बाबर ने बारूद का प्रयोग सर्वप्रथम किस युद्ध में किया? बाबर ने बारूद का पहली बार प्रयोग, बम का प्रयोग भीरा का युद्ध में किया था। भीरा का युद्ध। बाबर ने खानवा के युद्ध से पूर्व जिहाद के साथ साथ तकामी नीति की घोषणा की थी। वह तकामी क्या थी? तकामी एक प्रकार का कर था जो कि मुसलमानों से सीमा कर के रूप में वसूला जाता था। उसने कहा, जिहाद का नारा दिया और इस कर को समाप्त करने का घोषणा किया, ताकि जो मुसलमान सैनिक थे या मुसलमान साथी थे, उनमें जोश आए और वो लालच से युद्ध में लड़े। घाघरा के युद्ध में बाबर ने किसको पराजित किया? तो घाघरा का युद्ध आपका 1529 में लड़ा गया था। 1529 में इसने अफगानों को पराजित किया था। अफगान कौन थे उसमें? महमूद लोदी और बंगाल के शासक नुसरत शाह, दोनों की संयुक्त सेना को बाबर ने हराया था घाघरा का युद्ध 1529 में। 1561 से 1567 के मध्य अकबर को किस सरदार वर्ग के विद्रोह का सामना करना पड़ा? इसके शासनकाल में जो 1561 से 1567 का काल है, उसमें उज्बेकों का काफ़ी विद्रोह हुआ। तो उज्बेक वर्ग का विद्रोह का इन्हें सामना करना पड़ा था। दाऊद खां के विरुद्ध अकबर की सेना का नेतृत्व किसने किया? दाऊद खां के विरुद्ध अकबर की सेना का नेतृत्व किया था मुनीम खां ने। मुनीम खां। दाऊद खां कहाँ का शासक था? बघेलखंड का। बघेलखंड का शासक था। इसके खिलाफ सेना का नेतृत्व किसने किया? मुनीम खां में। आगे बढ़ते हैं। मनसेरेट और एकावीवा को अकबर के दरबार में किसके द्वारा भेजा गया था? ये अकबर के दरबार में आने वाले विदेशी थे। मनसेरेट और एकावीवा ये पुर्तगाली थे। तो किसके द्वारा भेजा गया था? पुर्तगालियों के द्वारा। औरंगजेब के उत्तरकालीन शासन का वर्णन किस विदेश यात्री ने किया है? औरंगजेब के विदेश यात्रा, औरंगजेब के उत्तरकालीन, हाँ, औरंगजेब के उत्तरकालीन में औरंगजेब का अंतिम जो समय है ना, औरंगजेब का जो अंतिम समय था, लास्ट फेज, उसके शासनकाल का वर्णन किस विदेश यात्री ने किया है? तो डॉक्टर गेमली करेरी। डॉक्टर गेमली करेरी ने अंतिम दौर का वर्णन किया है और वहाँ पे किस प्रकार की व्यवस्थाएं गड़बड़ हो गई थी, इन सभी चीज़ों का कह सकते हैं आलोचनात्मक तरीके से वर्णन किया डॉक्टर गेमली करेरी ने। हुमायूं की मृत्यु का समाचार अकबर को कहाँ मिला? हुमायूं की जब मृत्यु हो गई, किस प्रकार? दीन पनाह के सीढ़ियों से गिरकर। तो उस समय अकबर कलानौर में था, पंजाब के कलानौर में। कहाँ पर? पंजाब के कलानौर में। उनको वहीं सूचना मिली, उन्होंने वहीं पर अपनी कह सकते हैं अपने को बादशाह घोषित कर दिया भारत का। वहीं पर उसका राज्याभिषेक हुआ कलानौर में। और इसी बीच क्या किया? दिल्ली पर हेमू ने कब्जा कर लिया। फिर हेमू को उन्होंने पानीपत के द्वितीय युद्ध में हराया और फिर दिल्ली पर आके कह सकते हैं परमानेंट सत्ता स्थापित किया मुगलों का। तो सूचना कहाँ मिली? कलानौर में। वहीं पर राज्याभिषेक भी करा लिया। बाबर ने सर्वप्रथम भारत पर कब आक्रमण किया? तो बाबर ने सबसे पहली बार भारत पर आक्रमण 1519 में ही कर दिया था। और वो कहाँ था? बाजोर। भारत पर पहला आक्रमण बाजोर में किया था। और इन छोटे छोटे विजयों से वो फिर वापस लौट जाते थे। लेकिन बाद में फिर कह सकते हैं 1526 में जब उन्होंने इब्राहिम लोदी को हरा दिया, तो उसके बाद फिर वो वापस नहीं गए और भारत में उन्होंने अपनी सत्ता स्थापित कर दी। अकबर के शासनकाल में रानी दुर्गावती के विरुद्ध मुगल सेना का नेतृत्व किसने किया? रानी दुर्गावती के विरुद्ध जो मुगल सेना भेजी गई थी, इसका नेतृत्व कर रहे थे आसफ खां। अगला, शेरशाह सूरी कहाँ का था? शेरशाह सूरी कहाँ का था? जैसे आप जानते, शेरशाह सूरी ने जो सूर्यवंश की स्थापना की, ये सभी अफगान थे। तो अफगान के थे ये। सुलह कुल का क्या अर्थ है? सुलह कुल की नीति अकबर ने चलाई थी। सुलह कुल
है ना, सभी धर्म संभाव की नीति थी, सहनशीलता और सहिष्णुता की नीति। सुलह कुल का अर्थ है सहनशीलता और सहिष्णुता की नीति, जिसे अकबर ने चलाया था, ताकि सभी लोगों के बीच एकता सामंजस्य बना रहे, और इसी का प्रमाण था उसका दीन इलाही, जो सभी धर्म की अच्छी बातों को संग्रह करके बनाया गया था। किस मुगल बादशाह ने मरते वक्त कहा, मैं अकेला आया था और अकेला जा रहा हूँ? ये कहा था औरंगजेब ने। ये कथन किसका है? औरंगजेब ने। हल्दी घाटी के युद्ध के बाद महाराणा प्रताप ने अपनी राजधानी कहाँ बनाई? हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप की पराजय पराजय हो गई। इसके बाद उसने नई राजधानी चावंद को बनाया। कहाँ बनाया? चावंद। अकबर ने दासाला प्रणाली कब प्रारंभ की? अकबर ने दासाला प्रणाली 1580 में स्टार्ट की, और इसके कह सकते हैं मुख्य जो इसको बनाने वाले थे दासाला प्रणाली, कौन थे? टोडरमल। टोडरमल के नेतृत्व में दासाला प्रणाली को इन्होंने आरंभ किया था। इसके जनक कौन थे? टोडरमल, दासाला प्रणाली के। किस शासक ने औरंगजेब को भारत के सम्राट के रूप में सर्वप्रथम मान्यता दी? औरंगजेब को भारत के सम्राट के रूप में पहली बार मान्यता देने थे फारस के शासक। फारस के शासक। मुगल काल में रूढ़िवादी मुस्लिम पुनरुद्धार का नेता कौन था? मुगल काल में रूढ़िवादी मुस्लिम पुनरुद्धार का नेता कौन था? शेख अहमद सरिंदी। ये अकबर के विरोधी थे, है ना। अकबर की जो उदार नीति थी अकबर की, उसका वो विरोध करते थे, आलोचना करते थे। ये कट्टर मुस्लिम थे और इस्लाम को समर्थन बहुत ज़्यादा करते थे, हिंदुओं के विरोधी थे। तो इसीलिए कहा जाता है रूढ़िवादी मुस्लिम पुनरुद्धार का नेता कौन था? शेख अहमद सरिंदी। ये रूढ़िवादी मुसलमानों के समर्थक थे, अकबर की आलोचना करते थे, उनकी नीतियों की आलोचना करते थे, क्योंकि उसका नीति सुलह कुल सर्वधर्म संभाव, जिसके वो आलोचक थे। बेरम खां की मृत्यु के समय अकबर किसके प्रभाव में आया? बेरम खां जो कि उनके संरक्षक थे, उनके नेतृत्व में गद्दी प्राप्त की थी। इनकी जब मृत्यु हो गई तो वो किनके संरक्षण में आ गए? माहम अंगा जो उनकी कौन थी? धाई माता थी। इन्होंने उसका पालन पोषण किया था, धाई माता थी। तो उसके बाद इसी के संरक्षण में वो आ गए। मुगल काल में किसे जागीर नहीं दी जाती थी? मुगल काल में धार्मिक व्यक्तियों को कोई जागीर नहीं दी जाती थी। औरंगजेब के शासनकाल में अमीन किसकी वसूली करता था? अमीन जो था औरंगजेब के काल में, वो वसूली करता था जजिया कर, यानी जजिया कर वसूलने वाला अधिकारी कौन था? अमीन। आगे बढ़ते हैं। मुगल साम्राज्य की प्रशासनिक इकाइयाँ घटते क्रम में क्या थी? सबसे पहले था आपका साम्राज्य, इसके बाद उसको बांटा था विभिन्न प्रांतों में, प्रांतों को बोलते थे सूबा, सूबा बांटा था विभिन्न जिलों में, जिसको बोलते हैं सरकार, और फिर वो परगना, प्रखंड लेवल पर, यानी सूबा, सरकार, परगना। सूबा क्या हो गया? राज्य, प्रांत, और सरकार हो गया जिला, और परगना हो गया आपका प्रखंड। मुगलों के अवसान के समय किसने जाटों को राजनीतिक शक्ति के रूप में संगठित किया? तो राजनीतिक रूप से जाटों को जो संगठित किया वो थे चूड़ामन। जाटों के सरदार चूड़ामन ने जाटों को राजनीतिक रूप से संगठित किया था। अकबर के दरबार में आने से पूर्व तानसेन किसकी सेवा में थे? तानसेन अकबर के सेवा में आने से पहले रामचंद्र बघेल के सेवा में थे, जो कि आपका बघेल खंड के शासक थे। ये बघेल से आपको क्या है? बघेल खंड, बघेल खंड के शासक थे, उसी की सेवा में थे हमारा ये तानसेन, महान संगीतक तानसेन। अगला है, एक मुट्ठी बाजरा के लिए भारत की बादशाहत को खो बैठता, यह कथन किसने कहा था? यह कथन शेरशाह सूरी ने कहा था। क्यों कहा था? मारवाड़ पर ये हारते हारते जीते थे ना, इसको लग रहा था अब ये हार जाएंगे, मारवाड़ पर ये मालदेव से हारने वाले थे। तो उसी समय इसने कहा एक छोटे से मारवाड़ के लिए ऐसी स्थिति आ गई थी, लग रहा था कि अब मैं भारत का बादशाह ही नहीं रहूँगा। तो उसी समय इसके मुंह से निकला था। तो मारवाड़ पर युद्ध के समय ऐसा कथन शेरशाह का था कि एक मुट्ठी बाजरे के लिए भारत की बादशाहत खो बैठता, शेरशाह सूरी ने कहा था। चौसा के युद्ध में मुगलों का क्या हुआ था? मुगलों की पराजय हुई थी। किसने किया था? शेरशाह सूरी ने। चौसा का युद्ध कब लड़ा गया था? 1539 में। 1539 में आपका हुमायूं और शेरशाह के बीच, और जिसमें कि हुमायूं की पराजय हुई और शेरशाह की जीत हुई। शेर खान ने शेरशाह की उपाधि कब धारण की? शेरशाह की उपाधि चौसा के युद्ध में जीतने के बाद खुशी से उन्हें शेरशाह की उपाधि धारण की थी। 1539 में चौसा का युद्ध में जीत मिली थी। हुमायूं की मृत्यु कब हुई थी? तो हुमायूं की मृत्यु 1556 में हुई थी। हुमायूं की मृत्यु कब हुई थी? 1556 में। कैसे हुई? दीन पना की सीढ़ियों से गिरकर। किस आयु में हुमायूं को बादशाहत मिली थी? हुमायूं कब बने थे? 1530 में।
1530 में बने थे शासक। तो इसकी कह सकते हैं 1530 में पहली बार बने, फिर 30 से 40 रहे। तो आपको बोला हुमायूं को बादशाहत किस एज में मिली थी? तो हुमायूं की मृत्यु हुई थी हुमायूं का जन्म जो हुआ था 1507 में हुआ था, 1507 में। तो देख लें आपका 23 वर्ष है ना, 23 वर्ष में उन्हें बादशाहत मिल गई थी। 1533 ईस्वी में दीनपनाह नामक नए नगर की स्थापना किसने की? दीनपनाह की स्थापना की थी हुमायूं ने, और इसी दीनपनाह को इसने बनाया भी, और इसी से गिरकर उसकी मृत्यु भी हुई इसके सीढ़ियों से। तो दीनपनाह नामक नए नगर, या उसको बिल्डिंग कहा जाता है, एक बिल्डिंग का कॉम्प्लेक्स है, उसको दीनपनाह नगर भी कहा देता है, लेकिन वो एक्चुअली एक बिल्डिंग है। तो दीनपनाह का निर्माण किसने करवाया था? हुमायूं ने 1533 में। चौसा का युद्ध किसके बीच लड़ा गया था? चौसा का युद्ध आपका हुमायूं और शेरशाह के बीच लड़ा गया था। कब लड़ा गया था? तो 1539 में चौसा का युद्ध लड़ा गया था। तो ये था साथियों टॉप प्रश्न जो आपसे बन सकते थे, जिससे वो प्रश्न आएंगे एग्जाम में, जो आपका सीधे लड़ेगा जेपीएससी पीटी में। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल एक नए क्लासेस में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू वेरी वेरी मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो एंड कनेक्टिंग विद एग्जाम फाइटर नंबर 1। आप भी चाहते हैं कि जेपीएससी पीटी जीएस पेपर 1 एंड पेपर 2 की कंप्लीट तैयारी करें और अकॉर्डिंग सिलेबस पूरे डिटेल्स में तैयारी करें, तो हमारे साथ जुड़कर प्रिपरेशन कर सकते हैं और जेपीएससी पीटी की शानदार तैयारी कर सकते हैं, और जेपीएससी पीटी आप क्रैक कर सकते हैं, क्योंकि हमारा मिशन है जेपीएससी पीटी क्रैक, है ना। तो आप भी जेपीएससी पीटी क्रैक करना चाहते हैं तो हमारे साथ जुड़कर क्रैक कर सकते हैं, और हमारे साथ जुड़ने के लिए आपको करना चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को प्रेस और ऑल बटन को क्लिक कर लेना, ताकि आने वाली नेक्स्ट क्लासेस की वीडियो अपलोड होते ही आपको नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक यू वेरी वेरी मच।